हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगेश बायोलॉजी। और आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ 12th क्लास का एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये वन शॉट रिवीजन वीडियो होगी जिसके अंदर मैं क्विकली आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, और कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर बात करें तो इसमें हमें उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करनी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यूज में आते हैं, जिनकी वजह से हम कई सारी चीजों को ऑब्टेन करते हैं और अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अब वो आपके चाहे तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बिहाफ पर भी हो सकते हैं और वो इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हो सकते हैं। इसके अलावा और किस तरीके से माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है वो सब बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर की शुरुआत करें तो माइक्रोब्स होते क्या है उसके बारे में दे रखा है, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया या जितने भी सारे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे आपके माइक्रोब्स या इन ह्यूमन वेलफेयर में देखने को मिलते हैं। अब जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में आपको ये बात याद रखनी है कि जो माइक्रोब्स हैं उन माइक्रोब्स को आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले चीज जो है वो है कर्ड, जो हम इस्तेमाल करते हैं। और कर्ड बनती किस वजह से? तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इस चैप्टर के अंदर आपको सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बिल्कुल ध्यान से याद रखने हैं, इन्हें आप बार बार लिख कर देख लीजिए। अभी आपके पास काफी टाइम है, तो अगर आप इन्हें बार बार लिख के देखेंगे तो आसानी से याद कर सकेंगे। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंड इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैब जो होता है वो बेसिकली करता क्या है, ये कोगुलेट कर देता है और पार्सली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, जिसकी वजह से उसके अंदर एक जो आपका टेक्सचर है वो अलग टेक्सचर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 की क्वांटिटी जो है वो कर्ड में बढ़ जाती है। इसलिए कर्ड, और अगर मिल्क में कोई कंपैरिजन पूछे कि हम कि क्यों लेना चाहिए कर्ड, तो कर्ड इसलिए लेना चाहिए बिकॉज कर्ड के अंदर विटामिन बी 12 की क्वांटिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मिल्क। अगर इसके बाद बात करें तो इन अवर स्टमक इट आल्सो हेल्प टू चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका होगा लैक्टोबैसिलस के बारे में। सेकंड जो इसके अंदर में बात करनी है दैट इज अबाउट द बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट में बात करें तो इसका जो नाम है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसको बार बार लिख के देखें, स्पेलिंग गलत मत करना और अंडरलाइन जरूर करना सेपरेटली, जो कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का एक मेन स्टेप होता है, जिसके ऊपर भी कभी कभी समटाइम्स मार्क्स कट जाते हैं। ओके, तो आप वो मिस्टेक ना करें। इट इज यूज फॉर मेकिंग डो, डोसा एंड इडली। इसलिए बेसिकली बनाए जाते हैं। और पफ्ड अपीयरेंस जो आती है डो की वो इसी की वजह से देखने को मिलती है। एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। चीज की अगर बात करें तो सेकंड जो प्रोडक्ट है दैट इज चीज। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच द माइक्रोब्स आर यूज्ड। यानी ये सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है। यहाँ पे 1 मार्क्स का MCQ बन सकता है, तो आप याद रखें चीज। और डिफरेंट टाइप की चीज हमें देखने को मिलते हैं, तो दो चीज हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। एक दे रखा है स्विस चीज, जो कि बेसिकली जिसके अंदर लार्ज होल्स होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस। और ये किसका बैक्टीरियम का इस्तेमाल करने से बनती है? तो उस बैक्टीरियम का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमानी। ओके, इसके अलावा जो सेकंड चीज आपको याद रखनी है दैट इज रॉक फूड चीज, एंड इट इज राइपन बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस। स्पेसिफिक फंगस को ग्रो करके इस पर बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। तो ये बेकर चीज के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको किस तरीके से बेसिकली प्रोड्यूस करा जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम बात करें, तो अगर इंडस्ट्रियल लेवल की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल लेवल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बीवरेजेस हो गए और एंटीबायोटिक्स हो गई। इन्वॉल्व यूजेस ऑफ द माइक्रोब्स। प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेजल्स, एंड दीज वेजल्स आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। तो आप याद रखें कि जो प्रोडक्शन है लार्ज जो होता है, इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है वो वेरी लार्ज स्केल पर होता है। इसलिए इन माइक्रोब्स को ग्रो करा जाता है बड़े बड़े वेजल्स के अंदर। उन वेजल्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। अब ये जो फर्मेंटेड बीवरेजेस होती हैं उसको भी बनाने के लिए सेम यीस्ट का इस्तेमाल करा जाता है, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम बीवर्स यीस्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके अलावा और भी अदर टाइप्स होते हैं, अगर आप कहोगे तो मैं उसको एक शॉर्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं इस चीज को। इट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग मॉल्टेड सीरल्स, और ये मॉल्टेड सीरल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। एंड फ्रूट जूस टू ऑब्टेन एल्कोहल एंड ऑब्टेन एल्कोहल। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। अगर आपने सुना होगा वाइन, बियर, विस्की एंड रम, इन सब में डिफरेंस क्या है? तो आप याद रखें कि एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। ओके, सॉरी, डिस्टिलेशन। और इस डिस्टिलेशन के साथ में और इसके बिना जो प्रोसेस होता है उसके बिहाफ पर इन्हें मतलब बेसिकली अलग अलग पार्ट में हम बांटते हैं, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आप याद रखें वाइन और बियर जो है वो आपके विदाउट डिस्टिलेशन के बनाई जाती हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो विद डिस्टिलेशन बनाई जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बीवरेजेस। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब्स।
इसमें अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन आपका सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो कि डिस्कवर हुआ था, और इसको ऑब्टेन करा गया था एक ऑर्गेनिज्म से, एक फंगस से, जिस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इस पेनिसिलियम नोटेटम से इसको हम बेसिकली ग्रो करते हैं। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेट improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, डिप्थेरिया एंड लेप्रोसी। ये बेसिकली वो डिजीज हैं जो आपको याद रखें जिसके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज जो आपको अंदर पढ़नी है वो इसमें कुछ केमिकल्स पढ़ने हैं, कुछ स्पेसिफिक एसिड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये एसिड किस से मिलते हैं वो याद करने हैं। तो ये क्वेश्चन टेबल में बहुत ज्यादातर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से आपको टेबल बन जाएगी और फिर उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वहां पर ABCD लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है किससे क्या चीज मिलती है। जैसे कि सिट्रिक एसिड को मिलता किससे, एस्परगिलस नाइगर, और एस्परगिलस नाइगर्स है क्या, एक फंगस है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड मिलता है हमें एसिटोबैक्टर एसिटी से, जो कि एक बैक्टीरियम है। ब्यूट्रिक एसिड आपको मिलता है कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से, जो कि एक बैक्टीरियम है। लैक्टिक एसिड आपको मिलता है लैक्टोबैसिलस से, जो कि एक बैक्टीरियम है। और इथेनॉल आपको मिलता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, जो कि यीस्ट से बेसिकली ऑब्टेन करा जाता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स आपको याद रखने, जैसे कि लाइपेज जो कि यूज होता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट के अंदर, पैक्टिनेज और प्रोटीएज जो कि यूज होगा बोतल जूस के अंदर, और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि यूज होता है एज ए क्लोट बस्टर टू रिमूव द क्लोट्स। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी वीन्स वगैरह में क्लोट्स आ जाएं ब्लड के, तो उनको रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका ऑब्टेन करा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से। क्योंकि इन दोनों के बैक्टीरियम यहाँ नहीं दे रखे, या फिर जो माइक्रोब्स है वो नहीं दे रखे, तो सिर्फ एक का दे रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखें। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्लोट बस्टर टू रिमूव द क्लोट्स एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। इसके अलावा कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, ये मेरे नजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको 100% एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पेरिन ए, जो कि मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फोरम से, जो कि एक फंगी है। ठीक है, और इसको यूज करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स। ओके, इन पेशेंट्स। अब होता क्या है कि जब किसी पेशेंट के अंदर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट काम करती है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए स्पेसिफिक एजेंट्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो हमारी इम्यूनिटी को थोड़ी समय के लिए सप्रेस कर दे। और उन्हीं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए का, जो कि ऑब्टेन होता है एक फंगी से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फोरम। ओके, सेकंड जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आपको याद रखना है दैट इज स्टैटिन, एंड दिस स्टैटिन इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द मोनास्कस परप्यूरियस, एक यीस्ट है ये, उससे ये आपका ऑब्टेन होता है। एंड यूज एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इसका जो इस्तेमाल है वो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। एंड इट इनहिबिट द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर आपसे पूछे कैसे करता है तो आप याद रखें स्टैटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम, जो एंजाइम बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जब वो एंजाइम ही नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। इस तरीके से स्टैटिन काम करता है। तो दीज आर द सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मैं बात करनी थी। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो सीवेज ट्रीटमेंट है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल के अंदर, जिसमें डिटेल से मैंने डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 3 to 5 मार्क्स के अंदर। तो सीवेज ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या, सीवेज क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सीवेज जो होता है वो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होते हैं। अब ये सीवेज को हमें ट्रीट करना होता है, और सीवेज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एसटीपीज होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं इनका मेन मकसद होता है कि वाटर को लेस पॉल्यूटिंग करा जाए किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डालने से पहले। इसलिए दो टाइप के ट्रीटमेंट चलते हैं इस स्टेज में। तो आप बोलोगे सीवेज ट्रीटमेंट में दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को यहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं बिकॉज इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हम फिजिकली रिमूव करेंगे पार्टिकल्स, एक होगा फिल्ट्रेशन के थ्रू जहां पर फ्लोटिंग डेब्रिस को अलग हटा दिया जाता है, और सेडिमेंटेशन में जो ग्रिट होती है या जो सॉइल या जो पेबल्स होते हैं उनको सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रोक दिया जाता है। तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमें डिस्कस करना है जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। इससे पहले एक बात और समझ लें, जितना भी सेटल्ड सॉलिड होता है, जो वेस्ट आपका सेटल्ड हुआ है उसे प्राइमरी स्लज के नाम से जाना जाता है, और जो उसके ऊपर फ्लोटिंग मटेरियल होता है जिसे सुपरटेंट बोलते हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी इफ्लुएंट। ओके,
सेकेंडरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें बायोलॉजिकली, अगर मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करूं, जैसे आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है? प्राइमरी इफ्लुएंट जो हमें यहाँ से मिला है, ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, ये पास करा जाता है लार्ज एरिएशन टैंक जिनके अंदर एयर जा सके। ओके, स्पेशली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं। एंड कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, ठीक है, उसे कॉन्स्टेंटली घुमाया जाता है, जिसकी वजह से एक विग्रस ग्रोथ होती है एरोबिक माइक्रोब्स की, और ये माइक्रोब्स इसे कन्वर्ट कर देते हैं फ्लॉक्स में। ओके, फ्लॉक्स में बैक्टीरियल एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर्स। अब these microbes consume the organic matter in the effluent and this reduce the BOD of the effluent। अब कई बार ये BOD आपसे पूछा जाएगा। BOD बेसिकली होता क्या है? अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम बाय द बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी 1 लीटर जो आपके पास वाटर है उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया के द्वारा कंज्यूम करने में जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगी, दैट इज कॉल्ड BOD। ओके, एंड इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिक मैटर को प्रेजेंट कितना वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसका पता लगा सकते हो। जितनी ज्यादा बीओडी आएगी उतना ज्यादा पानी जो होगा वो पॉल्यूटिंग होगा और उतना ज्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल देखने को मिलेगा। नाउ कब होगा क्या कि जो इफ्लुएंट आपका एरिएशन टैंक में था उसे पास करेंगे इनटू अनदर टैंक, सेटलिंग टैंक, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर सेडिमेंट, जिसके बाद जितने भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं वो सारे के सारे बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अगर ये टॉपिक आपको डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझना है, अभी आपके पास अगर इनफ टाइम है तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को फॉलो करें। मैं इस वीडियो के अंदर उस वीडियो को इसके जो आपका इसके मोर में जाके उस वीडियो की लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, या अदरवाइज आप कमेंट कर दे तो मैं वो आपको बता दूंगा कि कहाँ पर है। ओके, मैं कमेंट में उसकी लिंक को टैग कर दूंगा। A small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve the as a inoculum। देखो कुछ अमाउंट में जो एक्टिवेटेड स्लज है वो बाहर निकाल के रख लिया जाता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम इनोकुलम या स्टार्टर की तरह करते हैं। ओके, स्टार्ट बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टार्टर की तरह करते हैं या इनोकुलम बोलते हैं। इनोकुलम स्टार्टर है क्या? जैसे कि कर्ड को अगर हमें बनाना है तो दूध के अंदर हम पहले से थोड़ा सा दही डालते हैं, जो दही हमने शुरू में थोड़ा सा डाला है दैट इज नोन एज इनोकुलम और स्टार्टर। एंड द रिमेनिंग स्लज इज पंप्ड इनटू अ लार्ज टैंक, और जितना भी बचा हुआ रिमेनिंग स्लज होगा अब उसे अनादर एक बड़े टैंक के अंदर पास कर दिया जाएगा। और ये जो टैंक होगा वो एनारोबिक टैंक होगा, यानी कि इसके अंदर एयर पास नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन पास नहीं होगी। अब इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं इसे, आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हो, क्योंकि इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया जितने भी जो एरोबिक बैक्टीरिया है उन्हें डाइजेस्ट कर जाएगा, फंगी को डाइजेस्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से कुछ गैसेस बनती हैं, मीथेन, H2S और CO2। ओके, CH4, H2S एंड CO2, एंड दीज गैसेस फॉर्म्स अ बायोगैस, और यही सारी गैस सारी मिलकर बायोगैस बनाती है। द इफ्लुएंट इज रिलीज इनटू अ नेचुरल वाटर बॉडीज, और बचा हुआ जितना भी इफ्लुएंट है अब जिसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर हम खत्म कर चुके हैं वो सारा वाटर बॉडीज या रिवर या स्ट्रीम्स में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब वो पॉल्यूटिंग नहीं है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की अगर बात करूं, Ministry of Environment and Forest has initiated several plans like Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save from water pollution। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सेकंड अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो बायो कंट्रोल इज द बेसिकली यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। यानी यहाँ पर जितने भी पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं जो प्लांट पर लगते हैं या फिर जो प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, उनको बचाने का जो मेथड है, उनको बचाने के लिए जो हम बायोलॉजिकल मेथड अपनाने वाले हैं दैट इज नोन एज बायो कंट्रोल एजेंट, और इन ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड को जब आप इस्तेमाल करते हो ये किल कर देता है बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड कॉज पॉल्यूशन। अब माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस द मोस्ट फेमस वन, जब मैं आपको नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग वन शॉट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा जब आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर इसका बहुत अच्छी तरीके से उसकी एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर डिस्कशन करा गया है कि कैसे वर्किंग करता है। तो बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि यूज करा जाता है कई सारे इंसेक्ट को किल करने के लिए। ओके, बायोलॉजिकली। तो ये बेसिकली यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस बीटी टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर। इनके क्या होते हैं, ड्राइड स्पोर के सैशे आते हैं और वो ड्राइड स्पोर के सैशे को आप मिक्स करेंगे विद वाटर और स्प्रे कर देंगे प्लांट्स के ऊपर, जो भी आपका वल्नरेबल प्लांट है उसके ऊपर आप स्प्रे कर देंगे। जब आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो स्पोर ईट करे जाएंगे बाय कैटरपिलर। यहाँ कुछ प्लांट स्पीसीज का नाम दिया लाइक ब्रासिकस एंड फ्रूट ट्रीज। ओके, तो वो स्पोर्स कैटरपिलर जैसे ही ईट करेगा वो उसके गट में जाएंगे और गट में जाने पर वहां पे टॉक्सिन
प्रोटीन होती हैं, ये टॉक्सिक प्रोटीन होती हैं, वो रिलीज होती हैं और वो टॉक्सिक प्रोटीन उस लार्वे ऑफ बटरफ्लाई यानी कैटरपिलर को किल कर देंगे, जिसकी वजह से वो प्लांट सेफ हो जाएगा। साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन। अब साइंटिस्ट ने क्या करा कि इस बीटी बैसिलस thuringiensis की एक जीन निकाल ली और उन जीन को ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर कर दिया, कुछ स्पेसिफिक प्लांट में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से उनको हम मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं लाइक बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एक्सेट्रा। ओके, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, पीछे हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस था जिसकी मदद से हमने साइक्लोस्पोरिन ए नाम का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाया था। यहाँ पर भी ट्राइकोडर्मा मतलब स्पीसीज की बात करी गई है जो कि फ्री लिविंग प्रेजेंट होता है रूट इकोसिस्टम में और ये कंट्रोल करता है सेवरल प्लांट पैथोजन को। तो आपको नाम याद रखना है कि रूट इकोसिस्टम में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, कौन सी फंगस होती है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होती है और इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है प्लांट में पैथोजेंस को। पैथोजन बेसिकली क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलते हैं। ओके, इसके अलावा बकुलो वायरस है जिसको आपको याद रखना है, ये स्पेशली जीनस एक जीनस से बिलोंग करता है, उस जीनस का नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जो कि अटैक करता है इंसेक्ट पे और अंदर आर्थ्रोपोडास पे। एंड दीज आर सुटेबल फॉर स्पीसीज ए स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल applications and this is desirable in IPM। IPM बेसिकली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें हम कंजर्व करते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट को। ओके, बेनिफिशियल इंसेक्ट जो है उन्हें कंजर्व करेंगे और जो हार्मफुल है उन्हें किल करेंगे बायोलॉजिकली। ओके, तो ये बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में था। इसके अलावा लास्ट जो एक कंडीशन आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, यानी जो हमारे जो सॉइल की जो क्वालिटी है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ बायो फर्टिलाइजर या कुछ ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। इसमें सबसे पहले राइजोबियम का नाम दिया, आपने बहुत पहले भी सुना होगा राइजोबियम। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है हायर प्लांट की सॉरी लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ। ओके, तो वहां पर क्या होता है कि जो रूट होती है उस रूट में ये इकट्ठा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नोड्स और इन्हें हम नोड्यूल बोलते हैं। ओके, अब इन नोड्यूल के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा और वहां पर हमें आपको इसको हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं। ओके, एंड दिस इज द नाइट्रोजन कंटेंट नोड्यूल में पाया जाता है फॉर एटमॉस्फेरिक N2। फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जैसे कि एजोस्पाइरेलम और एजोबैक्टर होते हैं जो कि एनरिच करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को। और माइकोराइजा है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी, सिम्बायोटिक समझ मतलब जहां दोनों का बेनिफिट होता है। तो इसका एसोसिएशन होता है फंगी का विद जीनस, उस जीनस का नाम है ग्लोमस, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड द फंगस गेट्स फूड फ्रॉम द प्लांट। इसके अलावा और क्या फॉलोइंग मेथड्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये एब्जॉर्ब करेगा फॉस्फोरस को फ्रॉम द सॉइल, okay, from the soil and passes it to the plant, give resistance to the um, root borne pathogens and tolerance to salinity and drought and give overall increase to the plant growth and development। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं जो कि फंगल सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया की बात करें जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप कहते हो, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं और इसके एग्जांपल है एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ओके, ऑसिलेटोरिया। इन पैडी फील्ड की बात करें तो यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं इनको एंड आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। और कई बार हम ऑर्गेनिक मैटर का भी इस्तेमाल करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये था इसका पूरा का पूरा एक शॉर्ट टर्म एक शॉर्ट रिवीजन पूरे के पूरे चैप्टर का। अगर किसी टॉपिक को आपको डिटेल में समझना हो तो आप कमेंट कर दें। ठीक है, बाकी सारी वीडियो भी सून अपडेट हो जाएंगी जिसके देख के आप जरूर जाएं और अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और अच्छा सा पेपर लिख कर आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।